नमस्कार, आदाब नाजरीन, मैं रति मेहरा आपका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम हेल्थ एंड इनोवेशन खबर खैरियत की में। नाजरीन, सेहत है तो सब कुछ है। अमूमन हम जब भी किसी बीमारी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें उसके लिए जागरूक हो जाना चाहिए, जो कि बेहद अच्छी बात है। और अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर के प्रति जागरूकता बेहद ज़रूरी है। कैंसर एक गंभीर बीमारी तो है, लेकिन अगर सही समय पर उसकी जांच और उसका इलाज किया जाए तो हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। और कैंसर पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं 3 मेहमान, और ख़ास बात यह है कि ये तीनों मेहमान अलग अलग विधाओं से हैं। तो आइए आपका तारुफ कराते हैं हमारे मेहमानों से। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रिया तिवारी। आप एलोपैथी डॉक्टर हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, एमडी आयुर्वेदा, CMO NFSG नॉर्थ MCT से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका निम, MD होम्योपैथी, सीनियर मेडिकल ऑफिसर CGHS, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कैंसर पर ये खास रिपोर्ट। आज जब हमारा माशरा हर रोज तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है, वहीं बहुत सी चुनौतियां भी उसके सामने आ रही हैं। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो आज इस मैदान में हमारा मुल्क पूरी दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। हमारे मुल्क के डॉक्टर्स ने बहुत सी ऐसी बीमारियों का इलाज कर दिखाया है जिनका इलाज होना किसी अजूबे से कम नहीं। फिर भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका पूरी तरह से ठीक होना अभी बाकी है। कैंसर भी इन बीमारियों में से एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका पूरी तरह से इलाज होना अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है। वैसे तो इंसानी जिस्म में कई तरह के कैंसर पाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह के कैंसर सबसे ज्यादा देखे जाते हैं उनमें फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट का कैंसर या गुर्दों का कैंसर है। वैसे तो कैंसर के होने की बहुत सी वजूहात हैं, मगर गलत लाइफस्टाइल, मोटापा, तंबाकू नोशी या अल्कोहल इसके होने की बड़ी वजूहात मानी जाती हैं। इसीलिए माहिरीन का मानना है कि अगर इस तरह की गलत आदतों से दूरी बनाई जाए तो काफी हद तक कैंसर से बचा जा सकता है। यही नहीं, जिंदगी में बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, फलों और सब्जियों का सही तरह से इस्तेमाल बहुत हद तक इंसानी जिस्म के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर माहिरीन की इन हिदायत पर अमल किया जाए तो कैंसर ही नहीं बल्कि बहुत सी बड़ी बीमारियों से हम खुद को महफूज कर सकते हैं। डॉक्टर प्रिया तिवारी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैंसर कई तरह के होते हैं जी, लेकिन हमने देखा है कि भारतवर्ष में पिछले कई वर्षों से कैंसर के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मुख्यतः क्या कारण है? जैसा कि देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कैंसर हमारे शरीर में किसी भी हिस्से में हो सकता है। कम से कम 50 से ज़्यादा कैंसर जो हैं वो अभी पता हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं यानी सेल से बना है। जहाँ जहाँ सेल्स होंगी वहाँ वहाँ कैंसर हो सकता है। तो फेफड़े का कैंसर, स्तन कैंसर, ऐसे करके शरीर में बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं। देखिए, कैंसर बढ़ने की जो एक मुख्य वजह है वो ये है कि बढ़ती उम्र। कैंसर एक बढ़ती उम्र का रोग है। अब ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से पहले इंडिया में मृत्यु हो जाती थी, कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती थी, बट अब क्योंकि हम बहुत सारी बीमारी जो है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, दस्त होते थे बच्चों में, जिससे बच्चों में दस्त की वजह से मृत्यु हो जाती थी, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लोग ज़्यादा जी रहे हैं। कैंसर एक ऐसा रोग है जो कि वृद्धावस्था में ज़्यादा देखा जाता है, तो अगर ज़्यादा लोग लंबे समय तक जिएंगे तो कैंसर ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से कैंसर ज़्यादा हो गया है। कुछ तो हम जानते हैं, जैसे कि धूम्रपान है, तंबाकू सेवन है, शराब का सेवन भी अब भारत जैसे
से देश में ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा कुछ कैंसर के मामले वायु प्रदूषण की वजह से भी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। लोगों को ये बात पता नहीं है, बट वायु प्रदूषण के से फेफड़े का कैंसर होता है। इसके अलावा मोटापे से भी कैंसर होता है। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें अगर कुछ खराबी आ जाए तो उस वजह से होता है। तो जो हमारी ये जो जीवन शैली है उसके में अब काफ़ी बदलाव आ गए हैं, जिसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अभी डॉक्टर प्रिया ने लाइफस्टाइल की बात की, तो आप आयुर्वेद से हैं, तो आयुर्वेद में भी कैंसर को लेके उपचार होते हैं, तो इस किस तरह की लाइफस्टाइल हम अपनाएं कि ये बीमारी हो ही ना? देखिए, ये लाइफस्टाइल जो मैम ने कहा बिल्कुल सच्चाई है कि आज कैंसर का जो कारण है वो कहीं ना कहीं हमारी डाइट और हमारा लाइफस्टाइल है। हमने अपने जीवन शैली को प्रदूषित कर दिया एक तरीके से। बाहर तो प्रदूषण है, हमने अपने जीवन शैली को भी प्रदूषित कर दिया है। हेल्दी लाइफस्टाइल जो है हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सुबह में मॉर्निंग में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना है। ब्रह्म में उठ के आप फ्रेश वगैरह होकर जो प्रोसीजर बताए गए कि आप थोड़ी देर योगा करें, कुछ प्राणायाम करें या वॉक करें तेज़ कदमों से। उसके बाद नॉर्मल अपना हल्का ब्रेकफास्ट लें। ब्रेकफास्ट में वो चीज़ें होनी चाहिए जो हमारी देसी जो चीज़ें हैं। हम खाने में हम आज बहुत अलग अलग चीज़ों पे पहुंच गए हैं, चाहे वो हमारा लंच हो चाहे डिनर हो। फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, अपना एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, योगा करना है और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित तरीके से चलाएं। ये नहीं कि आप 10-11 बजे तक सो रहे हैं या रात में 1 या 2 बजे सो रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं कारण होते हैं जिनसे कैंसर की उत्पत्ति हो सकती है। तो लाइफस्टाइल को संभालना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर प्रियंका ने, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो इसमें इलाज जो होता है हम सभी जानते हैं कि थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं होते। तो कैंसर में आप होम्योपैथी के इलाज को किस तरह से देखती हैं? होम्योपैथी कैंसर में 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। पहला होता है प्रिवेंटिव स्टेज। प्रिवेंटिव स्टेज में जैसे लोग मैम ने अभी बताया कि बहुत सारे लाइफस्टाइल एडिक्शंस होते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं। हम टोबैको च्यूइंग करते हैं तो ओरल कैंसर होता है, और स्मोकिंग करते हैं लंग कैंसर होता है, और ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन। तो अगर हम अपना ट्रीटमेंट इस लेवल पर रिस्क फैक्टर रिडक्शन पर करें तो होगा ही नहीं कैंसर। ऐसे बहुत अच्छे चांसेस हैं, हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि प्रिवेंटिव लेवल पर बहुत अच्छा काम करती हैं। सेकंड, ये देखा जाता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री होती है कैंसर की तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कैंसर होने के उनके उसमें फैमिली में। जैसे कहा जाता है कि अगर HPV इन्फेक्शन सबको है तो उसमें से 10, 20, 30% लोगों को ही कैंसर होता है। यानी बेसिक रोल जो है वो इम्यूनिटी का है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से हम इम्यूनिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि हम प्रिवेंशन पे काम कर दें। सेकेंड लेवल आता है जब 2 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। यानी अगर एनकैप्सुलेटेड है ट्यूमर सेल्स तो हम उस लेवल पे काम करें तो होम्योपैथी अलॉन्ग विद रूटीन इन्वेस्टिगेशन अलोन हम उनको बहुत अच्छा इलाज देते हैं। सेकेंड लेवल आता है जब वो मैलिग्नेंट हो गया है, शरीर में सेल्स फैल गए हैं, उस लेवल पर हमें कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ ही एज अ एडजुवेंट थेरेपी होम्योपैथी को देना होता है। एट दैट लेवल इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो नॉर्मल सेल से ज़्यादा एनर्जी ड्रेन करते हैं, तो पेशेंट बहुत वीक होता है, बहुत पेन्स होते हैं उसको, तो उसके लिए होम्योपैथी कैन बी गिवन फॉर इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड सेकेंड, जो एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उनके खुद के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कीमोथेरेपी से नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कोलाइटिस, तो इसके लिए हम होम्योपैथी दे सकते हैं। देन नेक्स्ट लेवल है एंग्जाइटी, स्ट्रेस, और इसके लिए इसके ऊपर हम अभी बाद में आते हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस के ऊपर। उससे पहले मैं डॉक्टर प्रिया आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कैंसर के लिए सेल्फ असेसमेंट भी हम कर सकते हैं, कि क्या हम अपने आप से भी असेस कर सकते हैं कि ये बीमारी हमें है या नहीं है? देखिए, कैंसर तो बहुत सारे तरीके का होता है, शरीर के हर हिस्से में हो सकता है, तो किसी एक सिंपल टेस्ट से हम पता नहीं लगा सकते सारे कैंसर्स के बारे में। लेकिन हाँ, कुछ टेस्ट ऐसे ज़रूर हैं जिसकी वजह से कैंसर जल्दी पता किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, कैंसर एक बढ़ती उम्र का रोग है, वृद्धावस्था का रोग है। तो 40 साल या फिर 50 साल से ऊपर के सभी लोगों को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको कुछ टेस्ट करवाने चाहिए। और अगर धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करवाने चाहिए। ये टेस्ट क्या है? जैसे कि कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, ये कम से कम साल में एक बार ज़रूर करवानी चाहिए। इसके अलावा कुछ कैंसर शरीर में कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनको कि हम मेडिकली ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं, इनका भी हम लेवल ब्लड में नाप सकते हैं।
जैसे पुरुषों में होने वाला एक प्रोस्टेट कैंसर होता है, पौरुष ग्रंथि का कैंसर, उसके लिए केमिकल है PSA करके आता है। वैसे ही महिलाओं में ओवरी के कैंसर के लिए CA-125 आता है। तो ये सारी चीज़ें साल में एक बार कर सकते हैं। फिर महिलाओं में स्तन कैंसर देखने के लिए मैमोग्राम करवाना चाहिए। तो जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है उनको 2 साल में या 1 साल में मैमोग्राम करवाना चाहिए। 30 साल से ऊपर की महिलाओं को पैप्समियर करवाना चाहिए, जिससे हम सर्वाइकल कैंसर जल्दी पकड़ सकते हैं। तो ये सारे कुछ टेस्ट हैं। और जो धूम्रपान करते हैं उनको एक स्पेशल तरह का लो डोज CT स्कैन होता है, वो छाती का कैंसर के लिए करवाना चाहिए। और मुंह के कैंसर के लिए उनको साल में एक बार कम से कम किसी ENT या दांत वाले डॉक्टर साहब से अपने मुंह का इवैल्यूएशन या एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, मुआयना करवाना चाहिए, ये देखने के लिए कहीं मुंह में कोई कैंसर या छाला तो नहीं बन रहा। ओके। डॉक्टर चंद्रशेखर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कहा जाता है कि आयुर्वेदिक का जो इलाज होता है वो हमारे नेचर में होता है। तो अब जैसे अगर हम बात करें हल्दी के दूध की या फिर हम बात करें आंवला की, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे नेचर में हमें मिलती हैं। तो और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपने नेचर से ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं? देखिए, हमारा शरीर पंचभूतात्मक है और प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इन्हीं पंच महाभूतों से बनी हैं। और क्योंकि हमारा होलिस्टिक अप्रोच है, आयुर्वेद जो है हमारी जीवन पद्धति, लाइफ ऑफ साइंस है, तो जीवन का विज्ञान है। जितनी भी हमारे पास चीज़ें प्रकृति ने हमें दी हुई हैं, अगर हम उनका सेवन सम्यक रूप से, ठीक रूप से करें तो कैंसर जैसी चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं शरीर में पनप सकती। क्योंकि जैसे आपने अभी कहा हल्दी, तो हल्दी के बारे में मैं बता दूं मैम, हल्दी हमारे किचन में मसाले के रूप में प्रयुक्त होता है और उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है कुरकुमिन, उसको दूसरे देशों ने पेटेंट भी कराने की कोशिश की, क्योंकि वो इतनी गुणकारी औषधि है जिसका हमको ज्ञान नहीं है। आज जो फास्ट फूड, जंक फूड है, उसमें हल्दी नहीं पड़ती, लेकिन हमारा जो देसी, हमारी जो रसोई में हमारी जो माँ या बहन जो या पत्नी जो भी खाना बना रही है उसमें हल्दी पड़ रहा है। जैसे अभी आपने हल्दी वाला दूध का, तो मैं बताता हूँ, कुरकुमिन में एंटी कैंसरस, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और ये रिसर्च से भी साबित हो चुका है। तो कुरकुमिन यानी हल्दी के अलावा हम पिपली ले सकते हैं। पिपली में पाइपरिन होता है, जो भी उसमें भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। इसके अलावा हम चलें तो इम्यूनो मॉड्यूलेटर, क्योंकि कैंसर के पेशेंट की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हम उसमें आंवला ले सकते हैं और अश्वगंधा का इसमें बहुत अच्छा रोल है। ये सब रिसर्च में भी साबित हो चुका है। इसके अलावा आप तुलसी लीजिए, डेली अपने तुलसी के 5 से 6 पत्ते सुबह खाली पेट आप गर्म पानी से निगल लें, चबाएं नहीं उसको। आंवला लीजिए आप, आंवला विटामिन C का प्रचुर सोर्स है, रसायन भी है। इसके अलावा आप सिगरू ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं, सिगरू में फाइटो नैनो पार्टिकल पाए जाते हैं जो कैंसर से बचाते हैं। डॉक्टर प्रियंका ने, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ होम्योपैथिक ही, बिकॉज हम सबको जानते हैं कि मीठी गोलियाँ होती हैं, सबको पसंद होती हैं, तो क्या होम्योपैथिक ही इलाज सिर्फ कैंसर में हम कर सकते हैं या हमें सारी पैथीज़ को अपनाना होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक ये सबको समझना चाहिए कि सारी पैथीज़ की एक लिमिटेशन होती है, एक स्कोप होता है और हैंड टू हैंड चलते हैं कुछ बीमारियों में। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें होम्योपैथी का एज अ एडजुवेंट यानी साइड बाय साइड रोल होता है कि हमें एलोपैथी, आयुर्वेदा और उसके साथ होम्योपैथी लेनी चाहिए, स्टैंड अलोन नहीं लेनी है। स्टैंड अलोन सिर्फ प्रिवेंटिव या फिर जब बिनाइन तक कंडीशन यानी एक जगह तक रुका होता है कैंसर, तब तक ही लेते हैं। हमें इसका बहुत सारे लाभ होते हैं अगर हम इसको साथ में लेते हैं। एलोपैथी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट, जैसे मैं पहले भी बता रही थी, ये रिड्यूस कर सकता है। ये रिकरेंस, जब पोस्ट कैंसर होता है उसके लिए भी रिकरेंस के चांसेस को भी कम करता है अगर हम उस वक्त इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। तो इट शुड बी टेकन एज अ एडजुवेंट थेरेपी, नॉट अ स्टैंड अलोन थेरेपी। अकेले नहीं लेनी है हमें। ओके। डॉक्टर प्रिया, अगर हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो कीमोथेरेपी की जो हमें ज़रूरत होती है वो किस पड़ाव में होती है? दूसरा, अगर उसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये कहा जाता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बालों का झड़ना, शरीर में कालापन आ जाना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और तीसरी बात मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि एक मिथ है कि यदि आपके शरीर में किसी भी अंग में कैंसर हो गया है, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर जो आजकल महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो वो पर्टिकुलर शरीर का अंग हमें रिमूव करना पड़ता है। तो ये सभी सवालों के जवाब आप किस तरह से देना चाहिए? बहुत सारे सवाल पूछ लिए आपने। देखिए, कीमोथेरेपी से बहुत लोगों को डर लगता है और बहुत सारे मरीज तो जहाँ पे कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है इसी डर, भय, आशंका की वजह से करवाते भी नहीं हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात सिंपल सी बताती हूँ। 20 साल पहले, 30 साल पहले जैसे कीमोथेरेपी की दवाइयाँ थी, अब कीमोथेरेपी की दवाइयाँ काफ़ी सेफ़ हो चुकी हैं
और प्लस अब रिसर्च इतना आगे, अनुसंधान इतना आगे आ गया है कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हम और कैसे कम कर सकते हैं, इस पे भी काफ़ी शोध हो चुका है। पहले हम ऐसा करते थे कि कीमोथेरेपी जो होती है, जितनी भी डोज देनी है कि हाँ आज डोज दे दी, फिर वेट करते थे कि साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएं, फिर कुछ 20 दिन के बाद हम दूसरी डोज देते थे, ऐसे करके हम दवाइयाँ देते थे। लेकिन अब हम तोड़ के 20% 30% डोजेस देने का हमें तरीका पता है, तो उससे ये होता है कि एक बार में कम डोज जाती है, जिससे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और जो फुल इफेक्ट है वो आ जाता है, जो अच्छा वाला असर है वो आ जाता है। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे तरीके अब पता है जिससे हम साइड इफ़ेक्ट्स कम कर सकते हैं। हर कीमोथेरेपी से हर साइड इफेक्ट नहीं होता, हर कीमोथेरेपी से उल्टी नहीं होती, हर कीमोथेरेपी से बाल नहीं झड़ते। एक कूल कैप करके डिवाइस आ गई है, अगर हम सर पे लगाते हैं उसको जब आपकी कीमोथेरेपी चल रही हो, तो उससे तो हेयर लॉस ना के बराबर हो जाता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम करने में भी काफ़ी आगे आ गई है। इसके अलावा जो प्रोग्रेस है वो ना केवल कीमोथेरेपी में हुआ है बल्कि सपोर्टिव केयर में भी हुआ है। इसका मतलब ये है कि उल्टी की अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, कमजोरी की अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। अगर किसी में बीमारी, किसी मरीज को अगर दर्द हो रहा है या तो कैंसर की वजह से या दवाइयों की वजह से, तो उसके लिए भी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। तो बहुत सारा जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से हमें फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम सबसे अच्छा ट्रीटमेंट अब मरीज़ को दे पा रहे हैं और हम साइड इफ़ेक्ट्स कम कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ समझना ये है कि कैंसर अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में सीमित है तो उसका जो सबसे अच्छा इलाज है वो सर्जरी या ऑपरेशन ही है, कि कैंसर की गांठ बन रही है और उसको हमने ऑपरेशन से निकाल दिया। इससे ये होता है कि हम निश्चिंत हो सकते हैं कि कैंसर के ठीक होने की संभावना ज़्यादा है, वापस आने की संभावना कम है। लेकिन हाँ, इसका एक डाउन साइड भी है कि अगर देखिए आप पैदा होते हैं तो आपके शरीर में सारे ऑर्गन फंक्शनल हैं, आप कोई पर्टिकुलर ऑर्गन निकालते हैं तो ये डिपेंड करता है कि सर्जरी कितनी हो रही है। ब्रेस्ट में छोटी सी गांठ है तो पूरा ब्रेस्ट या स्तन निकालने की ज़रूरत नहीं होती, केवल गांठ निकालने से काम चल जाता है। ज़्यादा बड़ी सर्जरीज में ज़्यादा बड़े ऑर्गन निकाले जाते हैं। तो अब ऐसे तरीके आ गए हैं कि हम ऑर्गन प्रिजर्व कैसे करें, ऐसी भी सर्जरीज आ गई हैं। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा मेजर और रेडिकल सर्जरीज होती हैं तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी होती है। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें फेफड़े का कैंसर होता है। कई बार ऐसा होता है कि कैंसर की गांठें बड़ी हैं तो पूरा फेफड़ा निकालना पड़ता है, तो उसकी वजह से उनको जो बाकी फेफड़ा बचा है उसी पे सांस लेना है, तो उसकी वजह से कुछ सांसें लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो जिसकी वजह से बाद में हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज या रिहेबिलिटेशन मेथड सिखाते हैं कि वो कैसे ही एक ही फेफड़े पे सांसें लें। तो अब कोपिंग मैकेनिज्म्स, रिहेबिलिटेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है। जिनका ब्रेस्ट पूरा निकाला जाता है उनको आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन, ऐसे करके बहुत सारे प्रोसीजर्स आ गए हैं कि जो भी कमी हो रही है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कर सकें। ओके, डॉक्टर प्रियंका, अभी जो हम कीमोथेरेपी की बात कर रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताया कि कहीं ना कहीं होते हैं, तो उन साइड इफ़ेक्ट्स में होम्योपैथी कितना काम करता है? बहुत अच्छा काम करता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि आते हैं और उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि ये बाल झड़ना, नोजिया, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स, पेट में दर्द होना। उसके लिए होम्योपैथी दवाइयाँ दी जाती हैं और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और जनरली कैंसर पेशेंट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या हर दवाई हर किसी के लिए बनी है या हर किसी को अपने शरीर के हिसाब से दवाई लेनी चाहिए? देखिए, मैं आयुर्वेद की बात करता हूँ तो आयुर्वेदिक चिकित्सा का सिद्धांत और उसके प्रिंसिपल बिल्कुल अलग हैं। हम ये मानते हैं कि जो इंसान है, जो भी जितने भी लोग हैं, वो सब इंडिविजुअली अलग हैं। हर एक की एक बॉडी की प्रकृति है, यानी उसका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कोई इंसान वातज प्रकृति है, कोई पित्तज है, कोई कफज प्रकृति है, उसकी बॉडी की प्रकृति अलग है। उसकी जो बीमारी है, अगर सपोज आप उसको मान रहे हो उसके शरीर में कोई अर्बुद हो गया, मैलिग्नेंसी हो गया, ट्यूमर हो गया, तो वो ट्यूमर भी तीनों लोगों में अलग अलग तरीके का होगा, उसमें दोष भी अलग तरीके के होंगे। तो हम कैंसर की चिकित्सा, यानी हम ट्यूमर की चिकित्सा के साथ हम उस व्यक्ति विशेष की चिकित्सा करते हैं जो उसकी प्रकृति है। ये आयुर्वेद का ये जो प्रिंसिपल है, ये आयुर्वेद को सबसे अलग करता है, क्योंकि हम बीमारी के साथ बीमार की चिकित्सा करते हैं। तो इसमें आगे आप बहुत आजकल रिसर्च हो रही है, एक नई रिसर्च मैं बता रहा हूँ, प्रकृति के साथ जीन को मिला के आयुर्जीनोमिक्स जिसको बोल रहे हैं, आगे बहुत सारी रिसर्च हो रही है। आगे हम ये भी जान सकते हैं कि इंडिविजुअल की प्रकृति ये है तो उसको कुछ बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं या किसके चांसेस कम हैं। तो आगे रिसर्च चलती रहेगी, लेकिन हम जो चिकित्सा करते हैं तो हम व्यक्ति की परीक्षा करके उसकी बॉडी की नेचर क्या है, उसका दोष क्या है, कौन से दोष की ट्यूमर में प्रधानता है। अगर वो ग्रंथि है तो यानी वो बेनाइग्न है, और अगर वो कैंसर है, ट्यूमर है, तो उसमें कौन से दोष की प्रधानता है। दोष के साथ कैंसर की चिकित्सा की जाती है।
डॉक्टर चंद्रशेखर, जैसे हम जानते हैं कि डाइट तो हमें अच्छी लेनी चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमें अपनाना चाहिए, तो क्या खाने के साथ साथ क्या पीने में भी कुछ स्पेसिफिक हमें चीज़ें लेनी चाहिए कैंसर के लिए? जी देखिए, हमारा सिद्धांत क्या कहता है कि सबसे पहले डाइट, हेल्दी डाइट, दूसरी चीज़ लाइफस्टाइल, उसके बाद मेडिसिन, और फिर हमारी डेली रूटीन, सीजनल रूटीन। जो आपने पूछा, समय के अनुसार हमें चीज़ों को चेंज करना चाहिए। डाइट के बाद आता है लाइफस्टाइल, और जैसे आपने पानी के पीने के लिए पूछा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा बॉडी में 70% लगभग पानी है, बट हमारा मोर फोकस क्या होता है डाइट पे। पीने के पानी पे हमारा ध्यान नहीं है, या जो भी ड्रिंक्स हम ले रहे हैं उन पर हम ध्यान नहीं है। तो आपको बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ बॉडी डिहाइड्रेट होगी, यानी जहाँ पे सेल्स में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ और ऑक्सीजन नहीं पहुंची, वहाँ पे कोई ना कोई पैथोलॉजी या केमिकल, आप उसको बोल सकते हैं नॉर्मल टर्म में केमिकल लोचा होना तय है। तो बॉडी को प्रॉपर रूप से आप हाइड्रेट रखें, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ड्रिंक्स में लोग आजकल बहुत सारी ड्रिंक्स चल रही हैं कि ये ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है, ये सब सारी चीज़ें ख़राब है। जो भी पैक्ड होके जो आ रहा है वो ख़राब है। आप मान के चलिए, आपको हेल्दी रहना है तो आपको फ्रूट्स खाने हैं, ना कि जूस पीना है। और आज हम कैंसर पर बात करें तो इसमें बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं पानी का भी रोल का है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर ओटो हेंड्रिक्स बारवर्क, जिनको 1931 में नोबेल प्राइज़ मिला, उनकी रिसर्च यही थी कि जो हम पानी ले रहे हैं वो एसिडिक पानी है। कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एसिडिक मीडिया बढ़ रहा है, और जहाँ एसिडिक मीडिया बढ़ेगा या एसिडिक हम पानी लेंगे, वहाँ कैंसर की उत्पत्ति होगी। क्योंकि अगर एल्कलाइन आपका बॉडी का नेचर है, हमारे ब्लड का pH 7.3 है, अगर हमारी बॉडी में जितनी एल्कलिटी ज़्यादा रहेगी उतना ही हम बीमार कम होंगे। कैंसर सेल वहीं डेवलप होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट एसिडिक मीडियम बन जाता है। तो पानी का ध्यान रखिए, प्रॉपर हाइड्रेट रखिए, और अपनी डाइट में बिल्कुल आप सात्विक चीज़ें लीजिए। पीने के रूप में भी आप मत जाएं, डिब्बाबंद कोई भी चीज़ ना लें, नॉर्मल पानी पिएं, और जो पानी का नेचर एल्कलाइन हो तो ज़्यादा बेटर है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर अच्छा खान पान हम रखते हैं तो उतना ही हम अपनी सेहत के प्रति उतने ही जागरूक रहते हैं। डॉक्टर प्रिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे अगर कोई कैंसर सर्वाइवर है, कैंसर से निजात पा चुका है, तो क्या उसे जो उसकी कैंसर की दवाइयाँ हैं, क्या उसे वो ताउम्र लेनी पड़ेंगी, या किस तरह से उसकी आगे की वो अपनी लाइफ को देखे? देखिए, कैंसर का एक इलाज होता है, वो एक निश्चित अवधि तक ही होता है। जैसे कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में कई बार हम हार्मोनल टैबलेट्स देते हैं, जो इलाज होता है हार्मोनल थेरेपी बोलते हैं, वो जनरली 10 साल तक देते हैं। वैसे ही कुछ कैंसर्स में हम कीमोथेरेपी देते हैं। तो ये सारा का सारा इलाज जो होता है वो एक निश्चित अवधि तक ही होता है। कैंसर का इलाज ताउम्र नहीं होता। लेकिन ये उन कैंसर्स की बात हो रही है जिसमें कि हाँ, हमने ऑपरेशन कर दिया, बीमारी निकाल दी, और हम चाहते हैं कि बीमारी वापस न आए, और उसके लिए हम कुछ एक निश्चित अवधि तक हम दवाइयाँ दे देते हैं ताकि कैंसर के वापस आने का रिस्क और कम हो जाए। कई बार कैंसर की बात होती है तो मेटास्टेटिक या फिर स्टेज 4 कैंसर की बात होती है। जो स्टेज 4 या मेटास्टेटिक कैंसर होता है, यानी कैंसर एक जगह से शुरू होकर बाकी पूरे शरीर में फैल गया है, इस कैंसर में सर्जरी से फायदा ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आप सर्जरी करके कहाँ कहाँ गांठें निकालेंगे, शरीर कैंसर तो फैल ही गया है। तो इसमें जो इलाज चलता है वो तब तक उसका ये हमारा ध्येय रहता है कि हम इलाज करते रहें, बीमारी कंट्रोल करते रहें। कभी ना भी कैंसर बढ़ेगा और उसके बाद फिर हम कुछ दूसरा इलाज करेंगे। तो यह इलाज लंबी अवधि का होता है, और यहाँ पे जो इलाज होता है वो जब तक मरीज को फायदा होता है, दवाइयों से जब तक उनका अच्छा चलता है, तब तक हम इलाज कंटिन्यू करें। डॉक्टर प्रियंका, होम्योपैथिक में जो क्या क्या परहेज़ करना चाहिए? अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं कैंसर का, तो उसमें आपको क्या क्या परहेज़ रखना चाहिए? देखिए, जब भी हम मेडिसिन लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि कॉफ़ी है, चाय है, जो जिसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अदरक है, लहसुन है, वो दवाई से आधा घंटा पहले और आधे घंटे तक नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज़ आप लंबे गैप में आप वो सब चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी भी जो दवाइयाँ हैं वो नेचर से ही बनती है, और वो प्रॉपर्टीज़ भी उनको थोड़ा सा एक्शन को इनहिबिट करती हैं। इसलिए हम कहते हैं थोड़ा सा गैप करके लीजिए, लेकिन आप ले सकते हैं। ओके। डॉक्टर चंद्रशेखर, बहुत सारे लोग ट्रॉमा में आ जाते हैं अपने आसपास देख के, या खुद भी अगर वो कैंसर से ग्रस्त हैं, तो उन पेशेंट्स को आप आयुर्वेद में कैसे ट्रीट करते हैं? ये बिल्कुल सत्य है कि अगर किसी को शारीरिक कोई व्याधि है, यानी शारीरिक फिजिकल उसको कोई डिजीज हो गई, तो नेचुरल बात है कि मानसिक रूप से वो परेशान होगा या उसको मानसिक बीमारी हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते।
अगर किसी को डिप्रेशन है, मानसिक बीमारी है, तो उसको फिजिकल यानी शारीरिक बीमारी होगी। तो कैंसर का नाम सुनते ही लोगों को अंदर तक मतलब कहते हैं वो हिल जाते हैं। उसके बाद उसका मेंटल टेंशन, उसको डिप्रेशन में आना, उसको नींद ना आना, उसको एंजाइटी होना, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते। अगर हम कैंसर के रोगी की बात करें तो हम 4 प्रोसेस से उसको चिकित्सा हम उसकी करते हैं। पहली प्रकृति स्थापना यानी उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना। सेकंड हम उसका रेजुविनेशन यानी रसायन चिकित्सा, जो सेल डैमेज हो रहा है, जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं उसको हम ठीक करें, यानी सेलुलर लेवल पे उसको मॉलिक्यूल सेल्स टिश्यू उस लेवल पे हम उसको ठीक करें, तो रसायन चिकित्सा में बहुत प्रभावी है। तीसरा हम जो करते हैं वो है मेडिसिन, उसको जो जो मेडिसिन देनी है, सपोज चाहे वो हर्बल प्रिपरेशन हो या हर्बो मिनरल प्रिपरेशन हो, बहुत सारी चीज़ें हैं आयुर्वेद में, जैसे हीरे की भस्म का, गोल्ड स्वर्ण की भस्म का, ताम्र की भस्म, तुत्य की भस्म, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत लाभदायक है इसमें। चौथी जो चीज़ आती है जिस पे हमें बहुत अच्छी तरह फोकस करना होता है वो होता है नेस्ट की चिकित्सा, यानी स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल अप्रोच। आप देखिए कैंसर जैसी बीमारी, कितने लोग इसमें चले गए इस दुनिया से और कितने लोग इससे फाइट करके बाउंस बैक किया है, यानी हम इससे जीत सकते हैं अगर प्रॉपर आप डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर आप मेडिसिन ले रहे हैं, एक अच्छे डॉक्टर की देखरेख में आपका इलाज चला है और आपके अंदर आत्मशक्ति है, अगर आपकी विल पावर अच्छी है तो आप इस कैंसर से आराम से जंग जीत सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों के साथ मुहैया कराने के लिए। जानकारी ही बचाव है और यदि हम जानकारी रखेंगे तो हमारे लिए किसी बीमारी से लड़ना आसान होगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें हमारी मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आदाब।